हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि इस पर हम लोगों ने पिछले कई वीडियो में प्रश्नोत्तरी की हैं, यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। बाकी आपकी परीक्षा की डेट आ चुकी है, 22 सितंबर को आपका पेपर है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं। आप इनको देखिए और ये मूल्यांकन करिए कि आप इन प्रश्नों को लिख पाएंगे या नहीं। ये अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न हैं। बाकी कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपको लिखने के लिए समय कम मिलती है। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आदिकाल के नामकरण को स्पष्ट कीजिए। ये ज़्यादातर नॉर्मल प्रश्न है और ये लगभग क्रेट के जितने भी प्रीवियस में पेपर हुए हैं सब में पूछा ही जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल है, जिसे आमतौर पर 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच का समय माना जाता है। इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इस काल को आदिकाल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विकास का समय था, जब हिंदी भाषा में साहित्य रचना की शुरुआत हुई थी। आदिकाल के साहित्य में प्रमुख रूप से वीर गाथाओं का वर्णन होता है, जिसमें राजाओं, योद्धाओं और उनके वीरतापूर्ण कार्यों का गुणगान किया जाता है। इस काल के साहित्य में भक्ति और धार्मिकता के तत्व भी दिखाई देते हैं। आदिकाल का साहित्य अधिकतर काव्य रूप में है और इसमें राजस्थानी अपभ्रंश के प्रभाव देखने को मिलता है। आदिकाल का नामकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंदी साहित्य के विकास की नींव रखता है, जिससे आगे चलकर भक्ति काल और रीतिकाल जैसे साहित्यिक युगों का विकास हुआ। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि संत साहित्य की सामाजिक चेतना को उद्घाटित कीजिए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, संत साहित्य भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो 14वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख रूप से विकसित हुआ। इस साहित्य ने न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक चेतना के स्तर पर भी गहरा प्रभाव डाला। संत साहित्य की सामाजिक चेतना को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से उद्घाटित किया जा सकता है। पहली हेडिंग है, जातिवाद और सामाजिक असमानता का विरोध। संत साहित्य के कवियों और संतों ने जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, सामाजिक असमानता का कड़ा विरोध किया। संत कबीर, रैदास और नानक जैसे संतों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में प्रचलित जातिवाद, छुआछूत जैसी बुराइयों पर प्रहार किया। वे इस बात पर जोर देते थे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं और जाति वर्ग के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी हेडिंग है कि समानता और भाईचारे का संदेश। संत साहित्य ने सामाजिक समरसता और समानता के संदेश का प्रसार किया। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है और इस आधार पर सभी को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। भाईचारे और मानवता के आदर्शों को बढ़ावा देना संत साहित्य की एक प्रमुख विशेषता थी। तीसरी हेडिंग, आडंबर और पाखंड का विरोध। तो संतों ने धार्मिक आडंबर और पाखंड कर्मकांडों का विरोध किया। वे सीधे और सरल भक्ति की बात करते थे, जिसमें ईश्वर की भक्ति बिना किसी बिचौलिया जैसे कि पुरोहित, ब्राह्मण के संभव हो। उनके अनुसार धार्मिकता का आधार हृदय की पवित्रता और सच्ची भक्ति थी, न कि बाहरी दिखावे और कर्मकांड। चौथी हेडिंग, महिलाओं की स्थिति पर विचार। संत साहित्य में महिलाओं की स्थिति पर भी विचार किया गया। कुछ संतों ने महिलाओं के प्रति समाज के असमान और कठोर व्यवहार की आलोचना की और उनके लिए सम्मान और समानता की वकालत की। संतों के अनुसार महिलाओं का भी भक्ति मार्ग में वही स्थान है जो पुरुषों का है और उन्हें भी ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का अधिकार है। पांचवी हेडिंग है, भौतिकता और विलासिता का विरोध। संत साहित्य में भौतिकतावाद और विलासिता की निंदा की गई है।
संतों ने साधारण जीवन और संतोष के गुणों का महत्व बताया है। उनके अनुसार सच्ची सुख शांति भौतिक संपत्तियों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में निहित है। छठी हेडिंग है भक्ति और मानवता का समन्वय। संत साहित्य ने भक्ति को मानवता के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। उनका यह मानना था कि सच्ची भक्ति वह है जो मानवता की सेवा और सभी जीवों के प्रति दया से जुड़ी हो। संतों को यह दृष्टिकोण समाज में करुणा, प्रेम, सद्भावना की भावना का प्रसार करने में सहायक रहा। इस प्रकार संत साहित्य ने समाज को नई दिशा देने का कार्य किया और लोगों को धार्मिकता, समानता और मानवता के मूल्यों से जोड़ने का प्रयास किया। इसने उस समय की सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को चुनौती दी और समाज में एक नई चेतना का संचार किया। देखिए कंक्लूजन जरूर लिखना, क्योंकि कंक्लूजन हर उत्तर में आपको बोनस नंबर देता है। अगला प्रश्न है कि सूफी काव्य में जायसी के योगदान पर विचार कीजिए। यह भी अच्छा प्रश्न है। तो देखिए सूफी काव्य परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से सूफी विचारधारा, प्रेम और भक्ति का ऐसा अनूठा समन्वय प्रस्तुत किया जिसने हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। जायसी के काव्य में प्रेम, आध्यात्मिकता और सामाजिक चेतना की गहरी झलक मिलती है। उनके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला है हेडिंग प्रेम और भक्ति का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जायसी के काव्य में प्रेम को एक आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी प्रसिद्धि पद्मावत प्रेम कथा से होते हुए भी आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है, जिसमें रानी पद्मावती और राजा रतन सेन की कथा के माध्यम से ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। जायसी ने इस प्रेम को एक माध्यम के रूप में उपयोग कर सूफी विचारधारा का प्रचार किया, जहां प्रेम ईश्वर तक पहुंचने का साधन है। दूसरी हेडिंग है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जायसी के काव्य में आत्मा यानी प्रेमी और परमात्मा यानी प्रेमिका के मिलन की आकांक्षा प्रमुखता से दिखाई देती है। उन्होंने सांसारिक प्रेम को एक रूपक के रूप में इस्तेमाल कर आत्मा की परमात्मा से मिलन की व्याख्या की है। सूफी दर्शन में यह विचार प्रमुख है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में लीन हो जाना है और जायसी ने इस विचार को अपनी काव्य रचनाओं में अत्यंत सुंदरता से व्यक्त किया है। तीसरी हेडिंग सामाजिक समरसता और एकता का संदेश। जायसी का काव्य जाति, धर्म, वर्ग भेद से ऊपर उठकर मानवता का एक संदेश देता है। उन्होंने प्रेम को सभी सामाजिक बंधनों से परे बताया, मानवता को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। सूफी काव्य परंपरा का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे जायसी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। चौथी हेडिंग है भाषा और शैली में सरलता। जायसी ने अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। इससे उनके काव्य को व्यापक जनसमूह तक पहुंचने में मदद मिली। उनकी भाषा सरल और स्पष्ट होने के साथ साथ भावनात्मक गहराई से भी परिपूर्ण है, जो पाठकों के हृदय को छू लेती है। अगली हेडिंग है मानवता और करुणा। जायसी का काव्य मानवता और करुणा से उत्प्रोत है। उन्होंने अपने काव्य में दया, प्रेम और दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना को उजागर किया। सूफी काव्य का यह मानवीय पहलू जायसी की रचनाओं में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। छठा है सांसारिकता का त्याग और विरक्ति। जायसी के काव्य में सांसारिक मोह माया के त्याग और ईश्वर की ओर समर्पण का संदेश मिलता है। सूफी संतों की तरह उन्होंने भी संसार की असारता पर जोर दिया और अंतर्मुखी होकर आत्मज्ञान की खोज पर बल दिया। मलिक मोहम्मद जायसी ने सूफी काव्य परंपरा में न केवल हिंदी साहित्य में स्थापित किया, बल्कि उसे एक गहरी आध्यात्मिकता और मानवीय दृष्टि संवेदनाओं से भी समृद्ध किया। उनके काव्य
ने भारतीय समाज में सूफी विचारधारा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सूफी काव्यधारा को एक नया मोड़ दिया। तो देखिए, ये प्रश्न का उत्तर तो आपको बहुत लंबा दिख रहा होगा, तो इसको शॉर्ट करने का एक ही उपाय है कि आप पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, जो यहाँ तक इंट्रोडक्शन दिया है इतना लिखिए। उसके बाद सिर्फ हेडिंग लिखिए, प्रेम और भक्ति का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दूसरा, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तीसरा, सामाजिक समरसता और एकता का संदेश। चौथा, भाषा शैली और सरलता। और मानवता और करुणा। ये 5 हेडिंग लिखिए और उसके बाद कंक्लूजन लिख दीजिए कि जायसी का काव्य मानवता और करुणा से ओतप्रोत है, और कंक्लूजन को खत्म कर दीजिए। ठीक है, आपका उत्तर तैयार हो जाए। और यदि आप की रिटन स्पीड तेज हो तो आप अच्छा मैटर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास की प्रेम दृष्टि को अभिव्यक्त कीजिए। तो देखिए, सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाओं में प्रेम की भावना अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट है। सूरदास की प्रेम दृष्टि मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम और भक्ति में निहित है। उन्होंने अपने काव्य में प्रेम को विविध रूपों में व्यक्त किया है, जिसमें वात्सल्य, सख्य और माधुर्य भाव प्रमुख है। उनकी प्रेम दृष्टि को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर अभिव्यक्त किया जा सकता है। पहले, वात्सल्य भाव। तो देखिए, सूरदास की प्रेम दृष्टि में वात्सल्य भाव का विशेष स्थान है। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन करते हुए माता यशोदा और अन्य ग्वालिनों के माध्यम से वात्सल्य प्रेम को व्यक्त किया है। सूरदास के काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अत्यंत भावपूर्ण है, जिसमें एक माँ की अपने बालक के प्रति स्नेह और प्रेम की झलक मिलती है। यह प्रेम निश्चल, निस्वार्थ और आत्मीय है, जो किसी भी अपेक्षा से परे है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, सूरदास के पदों में यशोदा द्वारा नटखट बालक कृष्ण को दुलारना, उनके बचपन की शरारतों का स्नेहपूर्ण डांटना और उन्हें अपने आंचल में समेटने का वर्णन मिलता है। इस प्रकार का प्रेम वात्सल्य भाव उत्कृष्ट उदाहरण है। सख्य भाव देख लीजिए, दूसरा भाव सख्य भाव है कि सूरदास ने सख्य भाव के माध्यम से प्रेम को अभिव्यक्त किया। श्री कृष्ण और उनके सखा सखियों के बीच में प्रेमपूर्ण संबंधों का वर्णन उनके काव्य में बारीकी से किया गया। गोपियों और ग्वाल वालों के साथ कृष्ण की रास लीलाओं में सख्य प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है, जो मित्रता और आपसी स्नेह से परिपूर्ण है। उदाहरण देख लीजिए, गोपियों के साथ कृष्ण की छेड़छाड़, माखन चोरी और रास लीला के प्रसंग सूरदास के पदों में सजीव उठते हैं, जहाँ मित्रता और प्रेम का गहरा भाव निहित होता है। माधुर्य भाव, इनके पदों में माधुर्य भाव भी देखने को मिलता है। माँ हो जाएगा माधुर्य भाव। सूरदास की प्रेम दृष्टि का शिखर माधुर्य भाव में देखने को मिलता है, जिसमें राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का वर्णन है। यह प्रेम मानवीय प्रेम की सीमाओं से परे है और एक आध्यात्मिक संबंध को दर्शाता है। राधा कृष्ण का प्रेम सूरदास के काव्य में आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जहाँ प्रेम की गहनता और भावनात्मक गहराई का अद्वितीय चित्रण मिलता है। उदाहरण, राधा और कृष्ण के मिलन की उत्कंठा, विरह की वेदना और मिलन की आनंदपूर्ण अनुभूति का वर्णन सूरदास के मधुर पदों में होता है। यह प्रेमपूर्ण समर्पण, निष्ठा और एक गहन आध्यात्मिक भाव से युक्त है। देखिए, आपको उत्तर अगर ज़्यादा लग रहा हो तो ये सिर्फ एक रिहर्सल के लिए क्वेश्चन आंसर है। आपके सूरदास से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, ज़्यादातर सूरदास से संबंधित वात्सल्य प्रेम वाला या उनके शिल्पगत या भाषागत विशेषताओं से पूछा जाएगा, तो आप किसी भी प्रश्न के उत्तर में इन चीज़ों को समाहित कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखें, पूरा देख लें, एक समय के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका, मात्र आधा घंटा अगर समय देते हैं तो आपका हो जाएगा। अगला उनका भाव है विरह और मिलन का भाव। तो सूरदास की प्रेम दृष्टि में विरह का भाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कृष्ण के वियोग में गोपियों और विशेषकर राधा की
विरह वेदना को बहुत ही मार्मिकता से व्यक्त किया है। विरह की पीड़ा उनके काव्य में प्रेम की तीव्रता और गहराई को उजागर करती है। साथ ही मिलन की अनुभूति उस पीड़ा का अंत कर आनंद और संतोष की भावना को व्यक्त करती है। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, अजहु न आए श्याम जैसे पदों में राधा की विरह वेदना और कृष्ण के आने की प्रतीक्षा का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है। यह प्रेम की गहनता और उसकी अनंतता को दर्शाता है। अगला है प्रेम का सार्वभौमिक दृष्टिकोण। सूरदास ने अपने काव्य में प्रेम को न केवल कृष्ण के प्रति भक्ति के रूप में बल्कि एक सार्वभौमिक भावना के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके काव्य में प्रेम मानव जीवन के उच्चतम आदर्शों का प्रतीक है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। उनका प्रेम दृष्टिकोण सभी भौतिक बंधनों से परे एक शुद्ध और निर्मल भाव है। अब कंक्लूजन देख लीजिए कि सूरदास की प्रेम दृष्टि उनकी भक्ति और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम में निहित है। उनके काव्य में प्रेम विभिन्न रूपों में प्रकट होता है जो न केवल आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक है बल्कि मानवीय संबंधों की भी गहरी समझ को दर्शाता है। सूरदास ने प्रेम को एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने में सक्षम है और यह प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा बनकर उभरता है। अगला प्रश्न है कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त कविता को सोधारण प्रस्तुत कीजिए। ये रीतिकाल से महत्वपूर्ण प्रश्न है और ज़्यादातर प्रश्न ये पूछे ही गए हैं। तो देखिए, रीतिकाल हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण युग है जो मुख्य रूप से 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुआ। इस युग की कविताओं में दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, रीतिबद्ध कविता और रीति मुक्त कविता। एक और वर्ग है रीति सिद्ध कविता। दोनों का स्वरूप, विषय वस्तु और शैली में अंतर है। तो रीतिबद्ध कविता देख लीजिए। रीतिबद्ध कविता का वो काव्य है जिसमें काव्य शास्त्रीय नियमों, अलंकारों और काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का पालन किया गया है। इस प्रकार की कविताओं में नायिका भेद, श्रृंगार रस, नायक नायिका के प्रेम विरह संयोग का विस्तृत वर्णन मिलता है। रीतिबद्ध कविताओं में कवि काव्य शास्त्र के नियमों के प्रति अत्यधिक सजग रहते हैं और उनका उद्देश्य साहित्यिक सौंदर्य को प्रकट करना होता है। और रीति मुक्त जो कविता है, रीति मुक्त कविता वह काव्य है जिसमें कवि रीतिबद्धता से मुक्त होकर भाव प्रधान सामाजिक और नैतिक विषयों का वर्णन करता है। इन कविताओं में प्रेम के स्थान पर भक्ति, नीति, सामाजिक समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त किया जाता है। रीति मुक्त कवि समाज के यथार्थ को चित्रित करते हैं और साधारण जनता के जीवन को ध्यान रखते हैं। ठीक है, कंक्लूजन देख लीजिए कि रीतिबद्ध कविताओं में काव्य शास्त्र के नियमों और अलंकारों का सख्ती से पालन किया जाता है, जहां प्रेम और श्रृंगार रस का वर्णन प्रमुख है। दूसरी ओर रीति मुक्त कविताएं भाव प्रधान होती है, जहां कवि के विषय वस्तु के आधार पर रीतिबद्धता से मुक्त होकर सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मुद्दों का उजागर करती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल को आधुनिक मानने के कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। ये प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को आधुनिक मानने के कई प्रमुख कारण हैं जो इस काल को पूर्ववर्ती युगों से अलग और विशेष बनाते हैं। आधुनिक काल की शुरुआत आमतौर पर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मानी जाती है और यह आज तक जारी है। इस काल को आधुनिक मानने के कुछ निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है पश्चिमी शिक्षा और विचारधारा का प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ, जिससे भारतीय समाज और साहित्य पर पश्चिमी विचारों जैसे उदारवाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद का प्रभाव पड़ा। इससे साहित्य में नई चेतना और दृष्टिकोण का विकास हुआ जो आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता है। दूसरा है समाज सुधार और राष्ट्रवाद। आधुनिक काल को हिंदी साहित्य में समाज सुधार और राष्ट्रवाद की भावना प्रमुखता से देखने को मिलती है। इस काल में साहित्यकारों ने समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे जातिवाद, धार्मिक अंधविश्वास और स्त्री दासता के खिलाफ आवाज उठाई।
भारत में स्वतंत्रता संग्राम के उदय के साथ राष्ट्रवाद के भाव ने भी साहित्य को गहरे से प्रभावित किया। तीसरा है भाषा और शैली में परिवर्तन। इस काल में हिंदी भाषा और साहित्य ने अपने शास्त्रीय और पारंपरिक स्वरूप से हटकर सरल, स्पष्ट और जनसाधारण की भाषा को अपनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र और अन्य लेखकों ने भाषा को संस्कृत निष्ठ शैली से मुक्त कर उसे बोलचाल की भाषा के निकट लाने का प्रयास किया, जिससे साहित्य व्यापक जन समुदाय तक पहुंच सका। चौथा है नई विकास विधाओं का विकास। आधुनिक काल में साहित्यिक विधाओं का विस्तार हुआ। इस काल में उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध जैसी नई विधाओं का विकास हुआ, जो इससे पहले हिंदी साहित्य में प्रमुख नहीं थी। इन विधाओं ने समाज में विभिन्न पहलुओं को अभिव्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांचवा है वैयक्तिकता और यथार्थवाद। आधुनिक हिंदी में व्यक्तिवाद और यथार्थवाद का उदय हुआ। लेखकों ने व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और समाज की वास्तविक स्थितियों को प्रमुखता से अपने साहित्य में स्थान दिया। इसके परिणाम स्वरूप साहित्य में कल्पनाश्रित भावों के बजाय यथार्थ जीवन के अनुभव और समस्याओं का चित्रण होने लगा। प्रकाशन और मुद्रण तकनीकी का विकास। आधुनिक काल में मुद्रण और प्रकाशन तकनीकी के विकास ने साहित्य के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से साहित्य व्यापक जनसमूह तक पहुंचने लगा, जिससे साहित्यिक चेतना का प्रसार हुआ और नए विचारों का विकास हुआ। कंक्लूजन। आधुनिक काल को आधुनिक मानने का मुख्य कारण यह है कि इस युग ने साहित्य की पारंपरिक बंधनों से मुक्त होकर नए विचारों, विषयों और शैलियों को अपनाया। यह काल समाज, राजनीति और संस्कृति में हो रहे परिवर्तनों का प्रतिबिंब है, जो साहित्य में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार आधुनिक काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न है, ये लॉन्ग प्रश्न हो जाएगा आपका। कबीर भारतीय लोक चेतना की विविधता के वाहक हैं। इस कथन के आधार पर उनके काव्य की आलोचना कीजिए। तो देखिए, कबीर भारतीय साहित्य और संस्कृति के एक ऐसे अद्वितीय कवि हैं जिन्होंने अपने काव्य के माध्यम से भारतीय लोक चेतना की विविधता को प्रकट किया। उनका काव्य न केवल भक्ति और रहस्यवाद का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। कबीर के काव्य की विशेषता यह है कि उन्होंने अपने समय की जटिलताओं, अंतर्विरोधों और सांस्कृतिक विविधताओं को भी बहुत ही प्रभावशाली और सरल भाषा में प्रस्तुत किया। इस कथन के आधार पर कबीर के काव्य की आलोचना निम्नलिखित बिंदुओं पर की जा सकती है। पहला है सामाजिक असमानता और जातिवाद का विरोध। कबीर भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने अपने दोहों, साखियों के माध्यम से जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर हो रहे भेदभाव का कड़ा विरोध किया है। कबीर का यह दृष्टिकोण भारतीय लोक चेतना के उस हिस्से को प्रकट करता है जो सामाजिक समानता और न्याय का पक्षधर है। उदाहरण के लिए, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। इस दोहे में कबीर ने जाति व्यवस्था को निरर्थक बताते हुए ज्ञान और गुणों को महत्व दिया है, जो सामाजिक असमानता के खिलाफ उनकी सोच को प्रकट करता है। अब दूसरा है धार्मिक पाखंड और कट्टरता का विरोध। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धार्मिक समुदायों के पाखंड और कट्टरता की आलोचना की। वे धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा और कर्मकांडों के खिलाफ थे और ईश्वर की सच्ची भक्ति और सरलता पर बल देते थे। उनके काव्य में यह विचार मिलता है कि सच्ची भक्ति बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता और ईमानदारी में है। उदाहरण के लिए, माला फेर जुग गया फिरा न मन का फेर, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। इस दोहे में कबीर ने धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना की है और आंतरिक शुद्धता की प्राथमिकता दी है। यह उनकी लोक चेतना का प्रमाण है, जो धार्मिक आडंबरों से मुक्त है। तीसरा हेडिंग है भाषा और अभिव्यक्ति की सरलता। कबीर ने भारतीय लोक चेतना की विविधता को व्यक्त करने के लिए सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और राजस्थानी जैसे लोक भाषाओं में रचनाएं की।
जो उस समय के साधारण जनसमूह की भाषाएं थे। उनकी भाषा में सहजता, स्पष्टता और तात्कालिकता है जो उनकी लोक चेतना की गहराई को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, पोथी पढ़ी पढ़े जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इस दोहे में कबीर ने सरल शब्दों में विद्वान और ज्ञान के वास्तविक अर्थ को समझाया है। उनकी भाषा में गहराई होते हुए भी सरलता है जो आम जनमानस को सीधे संबोधित करती है। सर्वधर्म समभाव। कबीर के काव्य में सर्वधर्म समभाव की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने सभी धर्मों की समानता की बात की और ईश्वर के सभी धर्मों से परे माना। उनका मानना था कि सत्य एक है और सभी धर्मों का उद्देश्य भी वही है। यह विचार भारतीय लोक चेतना की बहुलता और समन्वय की परंपरा को व्यक्त करता है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी मुए, मरम न काहू जाना। इस दोहे में कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के बीच धार्मिक कट्टरता पर प्रहार किया और यह संदेश दिया कि ईश्वर एक ही है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। 5वां हेडिंग है विरह और मिलन का भाव। कबीर के काव्य में विरह और मिलन के भाव भी लोक चेतना के व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को मानव जीवन के अनुभवों के माध्यम से व्यक्त किया है। उनके काव्य में विरह की पीड़ा और मिलन की आकांक्षा भारतीय लोक जीवन की उन अनुभूतियों को व्यक्त करती हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। इस दोहे में कबीर ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त और पूरी तरह समर्पित है। निष्कर्ष, कबीर भारतीय लोक चेतना की विविधता के सशक्त वाहक हैं। उनके काव्य में समाज, धर्म, भाषा और मानव जीवन के विविध पहलुओं को समाहित किया गया है। उन्होंने समाज की कुरीतियों, धार्मिक पाखंड, जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और एक सच्चे, सरल और मानवीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। कबीर का काव्य न केवल भारतीय साहित्य का एक अनमोल रत्न है, बल्कि भारतीय लोक चेतना की गहराई और व्यापकता का भी प्रतीक है। उनके काव्य में जो विविधता और गहराई है, वह उन्हें एक सर्वकालिक और सार्वभौमिक कवि के रूप में स्थापित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी की प्रवृत्तियों पर आलोचनात्मक निबंध लिखिए। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी भारतीय समाज, राजनीति और सांस्कृतिक बदलावों का एक सजीव दस्तावेज है। यह वह युग है जिसमें भारतीय समाज ने स्वतंत्रता के बाद के उत्साह, चुनौतियों और विडंबनाओं का सामना किया। हिंदी के कहानीकारों ने इन परिवर्तनों को अपनी कहानियों में न केवल व्यक्त किया, बल्कि उसे विभिन्न दृष्टिकोणों से आलोचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। आंचलिकता का उभार। स्वतंत्रता के बाद के समय में हिंदी कहानी में आंचलिकता की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा। यह प्रवृत्ति ग्रामीण जीवन, उनकी समस्याओं और वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कहानी के केंद्र में रखती है। आंचलिकता का उद्देश्य ग्रामीण जीवन की यथार्थवादी और प्रामाणिक तस्वीर प्रस्तुत करना था, जो स्वतंत्रोत्तर भारत की महत्वपूर्ण पहचान बनी। उदाहरण स्वरूप, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मैला आंचल एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो बिहार के ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण करती है। इसमें आंचलिक भाषा, संस्कृति और समाज की विडंबनाओं का प्रस्तुत है। ये इसको उपन्यास कर लीजिए क्योंकि वो कहानी विधा तो है नहीं। अगला, नैतिक और सामाजिक प्रश्नों की खोज। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानियों में नैतिक और सामाजिक प्रश्नों की गहनता से अन्वेषण किया गया। कहानीकारों ने नई सामाजिक व्यवस्था, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण और सामाजिक असमानताओं की जटिलताओं को उजागर किया। इन
कहानियों में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच का टकराव और उनके संघर्षों को प्रमुखता से स्थान मिला। उदाहरण स्वरूप कमलेश्वर की कहानी राजा निर्वंशीय समाज में व्याप्त असमानता और शोषण के प्रश्नों पर एक गहरी नज़र डालती है। यह कहानी सत्ता के दुरुपयोग और आम जनमानस की समस्याओं को प्रभावी रूप से उजागर करती है। शहरीकरण और आधुनिकता का प्रभाव। स्वतंत्रोत्तर कहानी हिंदी के कहानी में शहरीकरण और आधुनिकता के प्रभाव का स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शहरों के बढ़ती आबादी, व्यक्तिगत संघर्ष, पारिवारिक विघटन और नई जीवन शैली ने कहानी के कथानकों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इस दौर की कहानियों में आधुनिकता की चुनौतियां, मानवीय संबंधों में आई खाई और नए समाज में मानवीय मूल्यों के संकट को प्रमुखता से दर्शाया गया। उदाहरण स्वरूप मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक शहरी जीवन के जटिल पहलुओं और व्यक्तिगत संबंधों में आई दरारों का प्रभावशाली चित्रण है। नारी चेतना और स्त्री विमर्श। स्वतंत्रता के बाद के समय में हिंदी कहानी में नारी चेतना और स्त्री विमर्श की प्रवृत्ति उभरी। इस दौर में महिलाओं के जीवन, उनके संघर्ष, इच्छाओं और सामाजिक सीमाओं को लेकर कई कहानियां लिखी गईं। इन कहानियों ने महिलाओं की स्वतंत्रता, अधिकारों और आत्मनिर्णय की बात की, जो स्वतंत्रोत्तर समाज में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा, जिसमें मन्नू भंडारी की कहानी स्त्री साहित्य का विकल्प स्त्री चेतना को व्यक्त करती है, जिसमें एक महिला अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने की आकांक्षा रखती है और समाज की पारंपरिक भूमिकाओं का विरोध करती है। अस्तित्ववाद और यथार्थवाद। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी में अस्तित्ववाद और यथार्थवाद का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कहानीकारों ने व्यक्ति के अतिरिक्त अस्तित्व, उनकी पहचान और जीवन के उद्देश्य के प्रश्नों पर गहराई से विचार किया। यथार्थवादी दृष्टिकोण से समाज की विडंबनाओं, संघर्षों और विफलताओं का चित्रण किया गया। उदाहरण के लिए निर्मल वर्मा की कहानियां अस्तित्ववाद के गहरे सवालों से जुड़ी हैं। उनकी कहानी परिंदे मानवीय अस्तित्व की जटिलताओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज को दर्शाती है। अगला है दलित और हाशिए के समाज की आवाज। तो देखिए, स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी में दलित साहित्य और हाशिए के समाज की आवाज प्रमुखता से उभरी है। इस प्रवृत्ति के तहत कहानीकारों ने दलित, आदिवासियों और अन्य हाशिए पर रह रहे समुदायों के जीवन को केंद्र में रखा। इन कहानियों ने उनके संघर्षों, अस्मिता और अधिकारों की मांग को साहित्य में जगह दी। उदाहरण के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन दलित समाज की पीड़ा और उनके साथ हो रहे अन्याय का सजीव चित्रण है। इस प्रकार स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी की प्रवृत्तियां भारतीय समाज में आए परिवर्तनों, राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का प्रतिरूप है। इन कहानियों ने न केवल समाज में विभिन्न वर्गों की आवाज को प्रस्तुत किया, बल्कि नए विचारों, प्रश्नों और संभावनाओं को भी साहित्य में स्थान दिया है। इस दौर की कहानियों में यथार्थ का चित्रण, मानवीय संबंधों की जटिलताएं और सामाजिक न्याय की मांग प्रमुख रूप से सामने आई है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी ने भारतीय समाज में बहुआयामी और जटिल अनुभवों को सजीव रूप में अभिव्यक्त किया है, जो इसे आधुनिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी सिर्फ यहीं तक। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यदि आप सिंगल कमेंट भी करते हैं तो आगे की प्रश्नोत्तरी हम कराएंगे आपको। यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।